अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में नाकामी के बाद अब नून लीग को सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में भी शिकस्त हो गई है। वो हल्का जिससे 2018 के इंतखाबात में नून लीग 17,000 वोट्स के मार्जिन से कामयाब हुई थी, आज 7,000 वोट से हार गई है। अब से कुछ देर पहले सामने आने वाले गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम 60,588 वोट्स लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी को 53,471 वोट्स मिले, यानी नून लीग को 7,117 वोट से शिकस्त हो गई है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार खुश अख्तर सुबहानी 57,616 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सईद अहमद को 40,531 वोट मिले, यानी नून लीग 17,000 वोट से कामयाब हुई। मगर अब नून लीग को शिकस्त हो गई है, बड़े मार्जिन से शिकस्त हो गई है। भरपूर मुहिम चलाई गई, मरियम नवाज ने भी इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर अब नून लीग हार गई। हालांकि इससे पहले 9 में से 8 ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी। अपोजिशन की जमातें कामयाब हो रही थी। खुशाब, डस्का और वजीराबाद में नून लीग कामयाब हुई थी। कराची में तहरीक इंसाफ अपनी सीट हार गई। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नौशेरा में तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली। मगर अब पहले आज़ाद कश्मीर में नून लीग को शिकस्त हुई, तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, और अब सियालकोट में शिकस्त हुई है, तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है। क्या ये मामला हो रहा है नून लीग से के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, एक कैंपेन चला रहे थे आप, पीडीएम की मुहिम चल रही थी, पीडीएम नाकाम हुई, तो ये क्या सिलसिला शुरू हुआ है कि पहले कोई बाई इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं जीतती थी, अब आप कुछ नहीं जीत पा रहे हैं, कश्मीर हार गए और अब पंजाब में अपनी सीट हार गए? हाँ, कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो वजूहात हैं वो भी सारी सामने आ रही हैं और पूरी कौम जो है वो उनको जान चुकी है। अब अगर आज सियालकोट की आप बात करते हैं तो सियालकोट में आपके इल्म में है कि पहले जब NA 75 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें इन्होंने तरीक़ाकार ये अपनाया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, जिनके नाम जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देती है इलेक्शन कमीशन को, और वो सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, उनमें से 10 लोग जो है वो इन्होंने रोक लिए और वो अपनी मर्ज़ी से रुके थे। यानी उन 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से अगवा हुए थे और बैठे रहे कि बाकी रिज़ल्ट आए और उसके मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट को जो है वो मैनेज करके तो उसके बाद वो चले जाएँ रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ऐसा ही उन्होंने किया। उसके बाद उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ख़िलाफ़ अगर आज तक कोई एक्शन हो गया होता या उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई एक्शन हो गया होता, जो कमिश्नर था जिसकी निगरानी सारा कुछ हुआ वो तो कमिश्नर जाके रावलपिंडी लग गया। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर को भी जो है वो किसी और जगह पे लगा दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को आज तक किसी ने पूछा नहीं है। आज इन्होंने जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, जो कि इन्होंने अपने वोटर्स या अपने बंदे लगाए होंगे जो कि गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि आपने बजाय इसके के बाद में 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हम बैठाएं किसी जगह पे, उनको इन्होंने ये ज़िम्मेदारी लगाई कि आप 100, 200, 300 वोट जो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है ना वो आप डालें, और इस तरह से 10-15 हज़ार वोट का इन्होंने फ़र्क जो है इसमें डाला है। 2-3 जगहों पे इन लोगों को पकड़ा गया। फरासत इकबाल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, लेक्चरर है वो चविंडा डिग्री कॉलेज का, वो अपने जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पोलिंग स्टेशन नंबर 113, 114 के ऊपर उसका बंदा था, उसका फ्रंट मैन जो उसके साथ आया और वो अमले में से नहीं था, वो एक कॉपी के साथ जो वो जाली वोट वो डाल रहा था उसकी इमा के ऊपर, उसको पकड़ लिया गया। वहाँ पे शोर मचा। उसके बाद पुलिस गई, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा मीडिया के सामने, उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। यानी उसको बजाय इसके कि थाने लेके जाते, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते। इसी तरह से पोलिंग स्टेशन नंबर 99 के ऊपर अदनान रशीद नामी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ये काम करते हुए जो है वो पकड़े गए। तो मामला ये है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज करके इस तरह से जो है वो रिगिंग करके और इलेक्शन को मैनेज करना है, तो फिर जो मर्जी रिजल्ट जो है वो निकाल। राना साहब, आप एक इक्का दुक्का वाकयात बता रहे हैं। जब डस्का का वाकया हुआ था 17,000 से जीत। राना साहब, एक तो इक्का दुक्का वाकयात बता रहे हैं। जब डस्का का वाकया हुआ था, मीडिया पर भी चीजें रिपोर्ट हो रही थी, फिर किस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, फिर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था, फिर दोबारा इलेक्शन भी हुआ था, तो वो मामला अलग था। आज तो आप इक्का दुक्का वाकयात बता रहे हैं। आप शिकस्त क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? मतलब आप माने कि आपकी पार्टी की तरफ से कंफ्यूजन है, आपकी पीडीएम नाकाम हो गई है, मरियम नवाज मज़ाहमत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ को अगर मज़ाहमत लिख के भी दे तो वो मुफाहमत पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं अपने वोटर को। शाहजेब, अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 113, 114 पे
फरासत इकबाल जो लेक्चरर है चुमिंडा डिग्री कॉलेज का, उसका बंदा जो है अगर वो कॉपी के साथ जाली वोटों के साथ नहीं पकड़ा गया, उसे पुलिस ने जाके रेस्क्यू नहीं करवाया, पुलिस ने जाके नहीं पकड़ा और जाली वोटों के साथ नहीं पकड़ा, आप उसकी FIR मुझे दिखा दें, उसके बताएं मुझे किस हवाला मुकदमा जो है उसके खिलाफ। उस्मान डार साहब आज आप जीते हैं है कि जब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरी हुकूमत जो है वो इस बात पे तुली हुई है कि बाई होक और क्रुक हमने इस सीट को जो है वो मैनेज करना है, तो ठीक है। ये इस तरह से अगर फिर मैनेज्ड इलेक्शन होंगे तो फिर ये सिस्टम के ऊपर से जो एतबार उठेगा तो उसके विक्टिम सिर्फ हम नहीं होंगे, उसके विक्टिम फिर जो है वो तमाम सियासी जमातें होंगे और पूरी कौम होगी। उस्मान डार साहब, हम तो जो है पूरी अपनी आवाज से ये बात बता रहे हैं, जो कश्मीर में हुआ वो भी बता रहे हैं और जो यहाँ पे हुआ है वो भी बता रहे हैं। उस्मान डार साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो फिर इल्जामात लगा रहे हैं, कुछ आपने सुने होंगे जी। आज के राना साहब ने ये इल्जाम तो नहीं लगाया कि सियालकोट में बारिश बड़ी हो रही थी, जगह जगह पानी खड़ा था। इसी तरह का एक इन्होंने प्रोपेगेंडा डस्का इलेक्शन में किया। नेचुरली धुंध थी, उस धुंध को इन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना एग्जैजरेट किया अपने बयानिए को कि शायद हमने डस्का इलेक्शन में भी धुंध की आड़ में भी धांधली की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह को शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें कि हर इलेक्शन में ही धांधली हो रही है। लेकिन इस इलेक्शन के 3-4 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई। नंबर 1 देखें, 25 जुलाई को हमने क्लीन स्वीप किया है। शाहजेब गुजरांवाला डिवीजन की 5 सीटें हम जीते हैं, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की थी और एक इसी हल्के में जहां आज हम जीते हैं वहां से हमने इनको बुरी तरह शिकस्त दी है। हमारा कारकुन, हमारा वर्कर चार्ज था, जुनून और जज्बा उनका अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा था। बारिश में पानी खड़ा होते हुए भी उन्होंने वोटर्स को बाहर निकाला है। नून लीग का सियालकोट का बुनियादी तौर पे वोटर 2 वजूहात पे डिमोरलाइज था। एक तो मैंने कहा 25 जुलाई को जो इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है यहाँ आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में। दूसरा काबिल जिक्र बात यह है कि तारक सुबहानी जो इनके कैंडिडेट हारे हैं, उनके बड़े भाई अरगमान सुबहानी MNA है यहाँ से, और चंद माह कबल उन्होंने एक निजी टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के उन्हें एक ऑप्शन दी गई कि अगर आपको अपने घर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पिक्चर लगानी पड़े या नरेंद्र मोदी की, तो किसकी लगाएंगे? तो वो मसूफ फरमाते हैं मैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने घर में लगाऊंगा, इस मुल्क के वजीर आजम की नहीं लगाऊंगा। ये रिजेंटमेंट भी है, ये हल्के के लोगों का जवाब है इनको, जो आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी मिला और जो इस इलेक्शन में भी हल्के के लोगों ने ऐसे माइंडसेट को रिजेक्ट किया है जो दुश्मन मुल्क के ऐसे नरेंद्र मोदी घर में लगाना चाहते हैं। राज साहब आप खुद, क्योंकि ज़ाहिर एक सीनियर सियासतदान है, फिर पार्टी के सदर है पंजाब के, आप समझते हैं पॉलिटिकल मोमेंटम को। आपको ये वाकईतन नजर नहीं आ रहा है कि जो सियासी मोमेंटम था जो कि PDM और फिर नून लीग के हक में नजर आ रहा था 3 महीने पहले तक बाई इलेक्शन में, वो शिफ्ट हो गया है? जो उस्मान डार साहब मिसाल दे रहे हैं कि जो पंजाब में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने किया है, फिर उनका एक चार्ज हो गया है वोटर सपोर्टर, वही इस बाई इलेक्शन में भी नजर आ रहा है। वो मोमेंटम आप लोगों से शिफ्ट हो गया है तहरीक इंसाफ की तरफ, ये आप देख नहीं रहे? शाहजेब, अगर डार साहब के पास, मेरे छोटे भाई के पास कोई आर्गूमेंट नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, और जो आज इन्होंने वहाँ पे जो मैनेज्ड इलेक्शन करवाया उसको डिफेंड कर सके, ये कौन सी मिसालें दे रहे हैं? हर जगह पे नरेंद्र मोदी को ले आते हैं, वो जी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई, फलां की तस्वीर लगा ली। यानी ये कोई बातें करने वाली हैं? यानी ये हर दूसरे आदमी की हुब्बुल वतनी के ऊपर शक करते हैं, ये हर दूसरे आदमी को समझते हैं कि वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जो है वो सिर्फ यही रह गए हैं। देखें, अगर तो आप पॉलिटिकल मोमेंटम की बात करते हैं तो ये आप मेरे पे ना रहें। आज़ाद कश्मीर में मीडिया के जिन नुमाइंदों ने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कवर की है, मरीम नवाज़ शरीफ की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और जो है वो इमरान खान साहब की या अली अमीन गंडापुर की, उनसे पूछ लें आप कि मोमेंटम क्या था, जोश जज्बा क्या था, लोग किसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और आज सारा दिन आप इस हल्के में देख लें, इनके तो कैंप खाली थे, वहाँ पे तो बंदा कोई नहीं था। और मामला ये है कि अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये बात कहूँ कि जिन 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने डस्का का इलेक्शन जो है उसको मैनेज करने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से साबित हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास साबित हुआ, आज तक उनमें से किसी को
जो है वो कोई सजा दी गई है? उस्मान डार साहब, उनको किसी ने आज तक पूछा है? अगर पूछा होता तो आज किसी प्रेजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो जरूरत ना होती, और अगर उनको नहीं पूछा गया तो वो 10 थे, मगर राना साहब देखें 20-30 ने ये काम किया। मुझे उस्मान डार साहब की तरफ जाना है, मगर डस्का के वाकये के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शंस हारी है, तो ऐसा नहीं है कि डस्का में, क्योंकि वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने आपके फेवर में फैसला दे दिया मगर कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने अचानक बाई इलेक्शन जीतना शुरू कर दिए हैं। या तो अगर आप समझेंगे नहीं कि सियासी तौर पर आप लोगों से क्या गलती हो रही है, क्या आपका बयानिए में कोई कन्फ्यूजन आ रही है, शहबाज शरीफ अलग, मरियम नवाज अलग खड़े हैं, या फिर हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस से इस वक्त एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया है। अगर आप धांधली का इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो फिर आप अपनी तस्हीह कैसे करेंगे? या बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी उसकी वजह से हो गया, या इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, आपके अपनी क्या खामियां हैं वो आपको नहीं नजर आ रही हैं? नहीं, देखें शाहजेब, मामला ये है कि अगर धांधली हो रही है, इलेक्शन मैनेज हो रहा है, और ये हुकूमत जो है वो तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाने के, डेवलपमेंट के, पैसों के, सारा कुछ के, मैं किसी बात की जो है वो कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन मामला ये है कि अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो बैठा है, जिसने सारा दिन जो है वो पोल कराना है, 3-4 हज़ार वहाँ पे वोट पोल कराना है, वो वहीं से जो है वो 400-500 की हेरा फेरी वो करवा देता है। आप मुझे बताएं कि उसका फिर हमारे पास जो है वो क्या इलाज है? उस्मान डार साहब, हम उसको आपको क्रेडिट देने को उसकी जो है वो बात ना करें। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 महीने पहले जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनको आज तक किसी ने पूछा है? उस्मान डार साहब, आपको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है, सस्पेंड किया है किसी ने, उनके खिलाफ को पर्चा दर्ज हुआ है। उस्मान डार साहब, नॉट दैट के कुछ नहीं कि तहरीक इंसाफ की कोई हिस्ट्री है। आप समझे कि हमारी आवाज उठाने का कोई असर नहीं होगा, ये एक दिन ये असर होगा, या ये सिस्टम जो है ये तबाह हो जाएगा, या ये सिस्टम जो है ये फिर। उस्मान डार साहब, वैसे तो तहरीक इंसाफ की भी ग्रेसफुली हार मानने की हिस्ट्री नहीं है, मगर वो नहीं मान रहे हैं, वो इल्जाम ही लगा रहे हैं आप पे कि धांधली हुई है। इलेक्शन में हार मानी, देखें शाहजेब, मैंने डस्का इलेक्शन में हार मानी, दो चीजें बढ़िया हैं, मैं प्रोग्राम में करना चाह रहा हूं। ठीक है जी। एक देखें शाहजेब, एक तो इनके उम्मीदवार ने पहले जितने भी वोट नहीं लिए, क्या हमने इनके वोटर को रोका है यहाँ वोट डालने से? पहले तो ये 2018 में जो इन्होंने वोट लिए थे, तारक सुबहानी, तो उतने वोट भी नहीं ले सका, तो एक तो इनका वोटर ही नहीं घर से बाहर निकला। दूसरा, इनके जो कैंपेन के इंचार्ज थे अता तारड़ साहब, उनका सारा दिन बयान मीडिया पे चलता रहा है, इंतहाई शफाफ और अमन ये इलेक्शन हो रहा था। तो राना सनाउल्लाह साहब को अता तारड़ से राब्ता करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, भाई तुम कह रहे हो तो फिर राना साहब को कौन से हल्के की इतला दी जा रही है जी धांधली हो गई है, या फिर दोबारा कोई ऐसा प्लान चल गया जैसे ये बार बार डस्के की बात कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे शाहजेब, इनको अपने बयानिए की तरफ ध्यान देना होगा। रियासत मुखालिफ बयानिया 25 जुलाई के ठीक एक दिन पहले जब ये हिब्बुल्लाह को मिलेंगे लंदन में, वो हिब्बुल्लाह जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, और मियाँ साहब रियासत ने एक पोजीशन ले रखी है और उसके अगेंस्ट जाकर जो उनकी हर मौके पे कोशिश होती है पाकिस्तान को, रियासत को एम्बैरस करना, यही जवाब इनको अजीम कश्मीरियों ने दिया है आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में। और यही राजा साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि तहरीक इंसाफ भी क्लेम नहीं कर रही है कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से हमें वोट मिला है। वो कह रहे हैं आपके अंदर बड़ी खामियां हैं। तो राजा साहब, आप अपनी खामियां, जिसमें रियासती इदारों पर तनकीद और बयानियां हैं और जो मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की तरफ नहीं तवज्जो देंगे? देखें, मैं यही आपसे बात करना चाहता था, राना साहब को जरा एक मिनट रोके ना, मैं बात कंप्लीट कर लूं। अपने आप को डिफेंड करने का आपको पहले से सोच लेना चाहिए। और नहीं यार, डिफेंड की जरूरत नहीं है भाई, आप इलेक्शन हार गए हो। नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। राना साहब, मेरी बात जो फरमा रहे हैं, आप शाहजेब, आपका कैमरामैन यहाँ है, आप अपने कैमरामैन को कह के हल्के की हालत दिखाए। कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीतती आ रही थी, हल्के का हाल देखें। हल्के में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, जो भी हुए हैं, चूंकि ये शहर के साथ लगता है हल्का, पिछले 3 सालों में हमने यहाँ के डेवलपमेंट की है और इंशाल्लाह ताला मजीद करेंगे। इस हल्के की जो देखिए, आज से 4 माह पहले डस्का इलेक्शन में जी महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इकोनॉमी तबाह कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इकोनॉमी रिवाइव कर चुकी है, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। सर चले, फाइनली डार साहब ने अपनी कारकर्दगी भी बात कर ली कि उसकी वजह से भी हमें फायदा हुआ है। आप समझ रहे राना साहब के जो बयानियां हैं, इदारों पर तनकीद है, फिर ये मुलाकातें हैं लंदन में, ये सारा का सारा हर्ट कर रही हैं इस वक्त, आपका मोमेंटम भी डिस्टर्ब कर रही है, पीटीआई को मोमेंटम दे रही है, जिसको बदलने की जरूरत है। आप समझते हैं? शाहजेब, ये इन्हें चाहिए ये कि जब इन्होंने इस किस्म का काम करना होता है, इलेक्शन इनको पता होता है कि फ़लाँ तारीख को होगा,
तो उसको डिफेंड करने के भी कोई बहाने जो है वो तराश लिया करें। अब ये बात जो फरमा रहे हैं कि जी मुलाकात हो गई, जी वो फलां का नाम ले लिया और जी वो कश्मीरियों ने जो है वो क्लीन स्वीप करवा दिया, वो जिन वोटों में पता नहीं कितने जाली हैं और कितने फर्जी हैं, 6 लाख कश्मीरियों को तो वो सारी मुलाकातें वो सारी उनके ऊपर असर कर गई। वो दूसरे 5 लाख जो उनके ऊपर तो नहीं किया, वो जो 3.5 लाख पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर तो नहीं किया। यानी वो जो 10 लाख दूसरी तरफ वोट जिन्होंने दिया है कश्मीरियों ने, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ये इनके जो वोटर थे उनके ऊपर असर हुआ। मामला तो ये है ना कि 6 लाख वोट से आपको 25 सीटें मिलें और 5 लाख से जो है वो आपको 6 सीटें मिलें। ये होता है ना कि मैनेज करना किसी चीज को। आप मुझे ये बताएं, सुन ले डार साहब मेरी एक बात का जवाब दे दें, डार साहब मेरी एक बात का जवाब दे दें। मैं ये नहीं कहता, मैं अपने इस बात को सुन ले, मैं ये बात कहता हूँ कि सुन लेना, अगर आज जिस आदमी को पूरा पैकेट उसके पास था, पूरा पैकेट 100 वोटों का, वो ये राणा साहब आपका धांधली का चूरन नहीं बिकेगा। आप मुझे बताएं, मेरा मतलब है शिकस्त तस्लीम करें, शिकस्त, हौसला करें। इलेक्शन हार चुके हैं आप, आपके वोटर ने आपको रिजेक्ट किया, आपका वोटर ही बाहर नहीं निकला। राणा साहब आपके तो उतने वोट नहीं निकले जो 2018 में थे, अपने वोटर से नाराज हो। राणा साहब सियालकोट में आपका वोटर बाहर नहीं निकला, कश्मीर इलेक्शन में आपको इब्रतनाक शिकस्त हुई, आपका वोटर ही नहीं आज बाहर। दोनों का बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के उपास अगर आप तहकीकात लेके जाते हैं तो वो क्या फैसला करता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने बुरी तरीके से नून लीग को शिकस्त दी है, उनकी जीती हुई सीट पर ट्रेंड बदल गया है जो कि ज़िमनी इंतखाबात में नजर आ रहा था इस जीत के साथ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक हो गई है। मस्बत केसेस की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला परेशान है और शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने आज तजवीज़ दी है कि शहर में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह 30% से ज़्यादा है, लेकिन अगर कोरोना टेस्ट ना कराने वालों को भी शामिल किया जाए तो शरह 40% तक बढ़ती है उनके मुताबिक। इसलिए लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं है, ये उनका कहना है। तशवीश की बात यह है कि कराची में कुल कोरोना वबा की इब्तिदा से अब तक ICU में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा कल रिकॉर्ड हुई। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक कल कराची के अस्पतालों में ICU में दाखिल मरीजों की तादाद 980 तक पहुँच गई, जबकि पहली लहर और दूसरी लहर की पीक से भी ज़्यादा ये तादाद है। दूसरी जानिब अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि कोरोना के लिए मुख्तलिफ वार्ड्स में जगह ख़त्म हो गई है। अस्पताल इंतज़ामिया नए मरीजों को लेने से इनकार कर रही है। कई अस्पतालों में मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के शदीद दबाव की वजह से दूसरे मरीजों की सर्जरीज रोकनी पड़ रही हैं। ऑक्सीजन टैक्स का इजाफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि जुमे को होने वाले सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में कराची में लॉकडाउन लगाने से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जा सकता है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वायरस मस्बत केसेस की शरह 2 महीने से बुलंद तरीन हद क्रॉस कर गई है। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस मस्बत आने की शरह 7.8% हो गई है, जो 19 मई के बाद सबसे बुलंद शरह है। इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं और JDC के सरबरा ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद। ज़फ़र अब्बास साहब, पहले आपसे, क्योंकि आपने कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक, चाहे वो आवाम की इमदाद हो, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, इस सब में काम किया है। इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये क्या बाकी तमाम लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है या आपके ख्याल में कंट्रोल में इस वक्त सूरत हाल है? देखें, जिस तरह से ये इदारे बता रहे हैं NCOC और दीगर इदारे कि जी अभी स्टार्ट हुआ है इस वेव का, तो अगर स्टार्ट हुआ है तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। तमाम इलाकाई डिस्पेंसरियाँ, गलियों मोहल्लों की डिस्पेंसरियों में 2-2 घंटे की वेटिंग है। और जितने हमारे शहर के इस वक्त फील्ड हॉस्पिटल हैं, देखिए सबसे बड़ा लोड जो इस पूरे शहर का उठाया हुआ है वो उठाया हुआ है एक्सपो सेंटर ने। ये एक हकीकत है। वहाँ पर इस वक्त ये पोजीशन है कि मेरी अभी आपके प्रोग्राम में बैठने से 5 मिनट पहले भी बात हुई है, जो उसको लीड कर रहे हैं ब्रिगेडियर शहजाद, तो उनसे बात हुई है। वहाँ पर एक मरीज़ की भी जगह नहीं है। पिछले 15 दिन से वो वेटिंग पे रख रहे हैं। अगर कोई मरीज सेहतयाब होकर चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद मरीज को इन किया जाता है। 100 मरीज कह रहे हैं पिछले 2 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 100 मरीज तो मशीनों पर हैं।
उसके बाद जितने मरीज हैं वो सारे मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। इसी तरह जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे कि डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से मुसलसल राब्ते में हूं, उनका एक वार्ड भर गया था आज से 4 दिन पहले, उसके बाद अब दूसरा वार्ड भर गया है, 86 मरीज उसमें थे, ये भर गया, अब तीसरे वार्ड की तरफ जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब के साथ राब्ते में हूं, अब्बासी शहीद का एक वार्ड जो है वो भर गया, अब दूसरा वार्ड उन्होंने बनवाया है और उसके अंदर जो मशीनें चाहिए थी मॉनिटर, वो हमने 2 दिन के अंदर इंपोर्ट किए हैं, वो पाकिस्तान आज रात में पहुंच जाएंगे और कल मैं उनके हवाले कर दूंगा 25 मॉनिटर। मसला ये हो रहा है कि अभी जितने भी अस्पताल हैं वो सब फुल हो गए हैं। अच्छा, बड़े बड़े अस्पताल हैं, जब उनसे जाके अंदर पूछो कि भाई तुम्हारा कैसे फुल हो गया अस्पताल, तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोविड के बेड ही 10 हैं, हमारे पास तो कोविड का डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। तो फिर भाई आप इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो बैठ के टीवी के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे? लोग गुमराह हो रहे हैं ना इससे। अब असल सिचुएशन इस वक्त ये है कि हम इलाकाई सतहों पे जा रहे हैं। कल हम शमसी सोसाइटी गए, शमसी अस्पताल उनकी कम्युनिटी गए, हम मलीर में हमने उनसे बोला आप ऊपर वाला फ्लोर खाली करें, उसमें बेड हम डलवा देते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम बात कर लेते हैं आगा स्टील वालों से, उन्होंने कहा फ्री में ऑक्सीजन देंगे। कम से कम वो मरीज जिसको कोरोना हो गया है, 2 कमरे के घर में रहता है, 3 कमरे के घर में रहता है, कराची कोई अमीरों का शहर नहीं है, 80% स्लम एरियाज हैं, वो बेचारा अगर एक मरीज घर के अंदर है तो पूरा घर कोविड में मुब्तला हो जाएगा। और ये तो वो कोविड है, इसकी निशानी समझ में नहीं आ रही है। कभी कोई मरने वाले की फैमिली बता रही है कि हमारे मरीज को तो मोशन आ रहे थे, हमारे मरीज को उल्टियां आ रही थी, हमारे मरीज की सूंघने और चखने की सलाहियत बाकी थी। मतलब इतनी अजीब सूरत हाल बनती जा रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब बात यह कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इसको मजाक में ले रहा है, मैसेज चला रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये खाली वैक्सीन लगाने के लिए ड्रामा हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं कि मैं अभी जब आपसे इस वक्त यहां बात कर रहा हूं तो मेरे अपने सगे छोटे भाई को घर में कोविड हो चुका है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हर गली हर मोहल्ले में 6-6, 8-8 मरीज इस वक्त आ चुके हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर हर इलाके में क्वारंटाइन सेंटर बनाने पड़ेंगे। सारे सरकारी स्कूल खाली हैं, आप सिर्फ वो जगह दिलवाएं। हम लोगों से अपील करेंगे, हम बेड लाएंगे, बेड लगाएं, वहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं। जिसकी तबीयत खराब होगी उसको मूव करेंगे। हमें अब वेंटिलेटर्स की इस वक्त शहर में जरूरत है बहुत बड़े पैमाने पर। हमारे पास अभी अब्बासी शहीद के अंदर 25 वेंटिलेटर है, 50 बाई पाइप सी पाइप है, वो फुल हो गए हैं। वहां पर भी यही पोजीशन चल रही है। कल मजीद मशीनें हम दे रहे हैं, आज इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएगी। इसी तरह से हमने अपील की हुई है कि जिसके प्राइवेट अस्पताल अगर खाली या बंद पड़े हुए और वहां पर ऑक्सीजन की पाइपिंग हुई हुई है, वहां ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर लगा हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन का कंप्रेसर लगा हुआ है, तो ये मरीज जो घरों में पड़े हुए हैं वो सिलेंडर ले लेके कंधों पर घूम रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन भरवा दो, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और हमारे पास अस्पताल जाने की इस्तात नहीं है। अस्पताल माफियाज जो है जो कमाने के लिए प्राइवेट अस्पताल बैठे हुए 3-3, 4-4 दिन का आईसीयू का बिल 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए ले रहे हैं। लोग सब कुछ जमा पूंजी देने के बाद दोबारा से आ रहे हैं इन्हीं सरकारी अस्पतालों में जहां जगह नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त किसी बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है। इसके ऊपर हुकूमत को बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। और जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आज सुबह भी अपनी एक वीडियो में बोला है, कुछ नहीं करें, जाएं सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाएं, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। बोले हम भरेंगे 1 करोड़ रुपए, एक हमारा मरीज है उसको कोविड में एडमिट तो करो, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर वेटिंग में आपका नंबर शायद 5 दिन बाद आएगा। ये सूरत हाल है इस वक्त। हम हुकूमत का मौका ले लेते हैं, मगर मुझे 2 बातें बताइएगा। एक तो हमने अस्पतालों से कंफर्म किया, डॉक्टर से कंफर्म किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी हालत कम खराब हो रही है, क्योंकि आप इस सारे अमल में इन्वॉल्व हैं। तो आपको भी ये नजर आ रहा है कि जो वैक्सीन वाले लोग हैं उनकी हालत कम खराब हो रही है। और दूसरा, जब लॉकडाउन लगा था लोगों की हालत बुरी हुई, अब अवाम एहतियात नहीं कर रहे हैं। उस वक्त आप क्योंकि राशन प्रोवाइड करने में इन तमाम चीज़ों में मुलविस थे, तो आप समझते हैं लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकता है अगर इस किस्म की सूरत हाल हो जाए? देखें, अभी तो ये नज़र आ रहा है कि जो केसेस यहाँ अस्पतालों में आ रहे हैं उसमें वैक्सीन लगवाए हुए केसेस कम हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई है उन पे ज़्यादा असर हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ सामने आ रही है देखने में कि इसमें हर एज के लोग आ रहे हैं। मतलब जैसे पहले वाले कोविड में था कि सिर्फ ज़ईफ़ लोग ही आ रहे हैं। आज से 5 दिन पहले हमने अपने दोस्त अली भाई को दफन किया है डेल्टा में, उनकी तदफीन की है। फिट आदमी चाय के होटल पे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, घर जाते हैं सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अस्पताल लेके जाते हैं, 4 दिन बेड पे डायरेक्ट जाते हैं, उसके बाद इंतकाल हो जाता है। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है और बहुत तेजी आ चुकी है इस वक्त। अगर कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सारे अस्पतालों के इमरजेंसी में फोन कर लें। और सबसे बड़ी बात यह, जिस अस्पताल में जितने बेड हैं वो लिखे, वो वाजे करे। हमें इतनी दिक्कत हो रही है, रात रात भर जाग रहे हैं लोग, फोन कर रहे हैं हम आपके फला फ्री अस्पताल गए फुल है, फला फ्री अस्पताल गए फुल है। अगली फोन पे वो गालियां बक रहा है कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मैं कहां जाऊं। अब हमें आप बता रहे हैं आपका 600 बेड का अस्पताल है, लेकिन उसमें आपने कोविड के लिए बेड ही 5 रखे हुए, तो वो तो भर जाएंगे। अगर कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हैं पिछली बार की तरह कि 6 महीने घर के अंदर बैठ जाओ या 5 महीने या 4 महीने, तो खुदा के वास्ते दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ प्राइवेट नौकरी करने वालों का जरूर सोचना है। वो पहले ही बेरोजगार हो चुके थे, आधी तनख्वाहों पे आ चुके हैं। एक मिडिल क्लास आदमी 3-3 लाख रुपए का मखरूज हो चुका है, क्योंकि उसने घर का किराया भी भरा है, उसने बच्चों की फीसें भी दी हैं। जिस दिन महीने फीस नहीं देता था, टीचर उसके बच्चे को स्काइप से हटा देते थे, जूम पे क्लास नहीं ले सकते थे उसके बच्चे। उनको कोई ग्रांट नहीं मिली है, उनको 1 रुपया नहीं मिला है। अगर कराची की किसी बस्ती में बटा है तो हमें बताया जाए।
बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। मतलब सबसे पहले अस्पतालों की ये सूरत हाल अभी से हो गई है, प्राइवेट अस्पताल गवर्नमेंट अस्पताल उसमें ज़्यादा कैपेसिटी पैदा की जाए, क्योंकि अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर और तेज़ी से होता है लोग अभी से परेशान होना शुरू हो गए हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमत इक़दाम करे। शादेब, वज़ीर आला सिंध ने कल पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर अस्पताल की इंतजामिया के साथ अलग अलग मुलाकात की। दोनों जगहों पे कैपेसिटी को बढ़ाने के प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में जो आईसीयूज हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, जो एचडीयूज हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों से भी वज़ीर आला सिंध ने यही गुजारिश की है कि जिस तरह पिछले साल उन्होंने हुकूमत का साथ दिया था, भरपूर तरीके से अपने अमले को इनकरेज भी किया था, कैपेसिटी को बढ़ाया था, तो इस वक्त भी सिचुएशन यही नजर आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी हमारा साथ देना होगा और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो तमाम प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों ने भी कंप्लीट सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। तो इंशाल्लाह अगले 4-5 रोज में उसकी भी कैपेसिटी की एनहांसमेंट के हवाले से तफसीलात शेयर कर ली जाएंगी। मुझे साथ ही बताएगा कि अब जुमे से ये खबरें आ रही हैं कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग सकता है, सिंध हुकूमत खुद भी सोच रही है, डॉक्टर्स ने तो रिकमेंड किया है, मगर ज़ाहिर है अवाम को भुगतना पड़ता है। तो वफाकी हुकूमत के साथ इन लूप आप हैं कि जो भी फैसला करें ताकि अवाम का भी ख्याल रखा जा सके, वो उसी हिसाब से फैसला हो जो भी फैसला किया जाए। शादिब, फ्राइडे को वज़ीर आला सिंध ने मीटिंग रखी है प्रोविंशियल टास्क फोर्स की, और फ्राइडे को इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जो मौजूदा सूरत हाल है मैं समझता हूँ नागुज़ीर है सख्त फैसले करना, लेकिन वज़ीर आला सिंध ये फैसला करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करना चाहते हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक बार फिर मशावरत करना चाहते हैं। और तो सिचुएशन आपके सामने, कराची भी एक ख़तरनाक तशवीशनाक सिचुएशन है, हैदराबाद में भी सिचुएशन बड़ी गंभीर है, और मैं सिर्फ सूबा सिंधी में और भी आपको अगर आप NCOC के नंबर्स देखेंगे तो लाहौर जो कि आज से कोई 10 रोज कबल 2% पे था वो बढ़ के 7% तक पहुंच गया है, इस्लामाबाद 8% है, पेशावर तकरीबन 11-12% है, और शुमाली इलाका जहाँ के कुछ एरियाज हैं जो 18-19% पे हैं। तो बर वक्त फैसले करने की जरूरत है, और अगर आज हमने ये फैसला मिरहसुल कौम कर लिया जिसके अंदर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ बैठी हो, तो मैं समझता हूँ हम इस केसेस की स्पाइक को रोक पाएंगे, हम इसको प्लेटो करने में कामयाब होंगे जिस तरह हम पिछले साल कामयाब हुए थे। तो मुझे ये पता चला है अगेन थ्रू मीडिया कि NCOC ने हमारे फैसलों की तौसीक की है, लेकिन फ्राइडे को आई एम श्योर ये फैसला करने से पहले वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। हम सब यूनानिमसली मिलकर काम करेंगे ताकि अगले 10-12 रोज जो कि बड़े मुश्किल में देख रहा हूँ सारे पाकिस्तान में, उस सिचुएशन को काउंटर करने में हम सब अपना अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को ख़वातीन के कपड़ों से जोड़ा। बार बार ऐसे बयानात दिए कि उन पर विक्टिम ब्लेमिंग करने की तनकीद हुई, खुद उनके मुतादिद सपोर्टर्स ने भी उसे गलत करार दिया, और फिर अब वज़ीर आज़म का एक मस्बत बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान की तस्हीह की है। ये एक बहुत मस्बत बात है कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बदलते हुए कहा है कि मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ाना बात नहीं कर सकता कि जिस शख्स का रेप हुआ है वो किसी भी तरह इसका जिम्मेदार है। You said in an interview last month that women themselves. आपने गुज़िश्ता महीने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस के इजाफे में ख़वातीन पर खुद एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप इस पर यकीन रखते हैं? आप एक ऐसे शख्स हैं जो मगरिब में रहे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में गए हैं। आपको लगता है कि ख़वातीन के लिबास पर रेप के बढ़ते केसेस की जिम्मेदारी आयद होती है? Look, Judy, anyone who commits रेप, देखें, जो शख्स भी रेप करता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रेप करने वाले शख्स पर आयद होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई खातून कितनी उकसाने वाली है और उसने क्या पहना है। जो शख्स रेप करता है वही इसका मुकम्मल जिम्मेदार होता है, मुतासिरा शख्स कभी इसका जिम्मेदार नहीं होता। मेरे बयान को मुकम्मल तौर पर सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया। वहाँ मैं सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे के हवाले से बात कर रहा था जहाँ सेक्स क्राइम्स में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और इन सेक्स क्राइम्स में सिर्फ ख़वातीन शामिल नहीं, रेप से ज़्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो रहा है। मेरा बयान उस पस मंज़र में था, मैंने लफ्ज़ पर्दे का इस्तेमाल किया था। इस्लाम में पर्दे का मतलब सिर्फ लिबास नहीं, और पर्दा सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी पर्दा है, जिसका मतलब है कि मुआशरे में बुराई की तरगीब को कम करना। इस हवाले से मैं बात कर रहा
था। मेरे बयान को जानबूझकर सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मैं जानता हूँ उन तमाम इंटरव्यूज़ के बारे में जो मैंने दिए। मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ाना बात नहीं कहूँगा कि जिस शख्स का रेप हुआ वही उसका किसी न किसी तरह जिम्मेदार है। हमेशा इसका जिम्मेदार रेपिस्ट होता है। It's always the rapist that is responsible. मज़बूत तब्दीली है, बहुत मज़बूत बयान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहना था कि उनके माजी के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया, मगर माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर एक खातून बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं तो उसका मर्दों पर असर होगा, बशर्ते कि वो रोबोट ना हो। I said the concept of पर्दा। मैंने ये कहा था कि पर्दे का तस्वुर ये है कि मुआशरे में तरगीब को रोका जाए। हमारे यहाँ डिस्कोज और नाइट क्लब्स नहीं हैं। ये एक मुकम्मल तौर पर अलग मुआशरा और तर्ज ज़िंदगी है। अगर आप मुआशरे में तरगीब को इतना बढ़ा देंगे और नौजवान लड़कों के पास कोई जगह नहीं होगी तो इसके मुआशरे पर असरात होंगे। क्या आपको लगता है कि ख़वातीन जो कपड़े पहनती हैं वो भी इस तरगीब का हिस्सा होती हैं? इसका असर होता है? अगर एक खातून बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं तो इसका मर्दों पर असर होगा, बशर्ते कि वो रोबोट ना हो। ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस। वज़ीर इमरान खान के पाकिस्तानी मुआशरे में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात को फहाशी और शहवानियत से जुड़ने का बयान रवा साल अप्रैल में सामने आया था, जिसमें उनका कहना था कि मुआशरे में जितनी फहाशी बढ़ाते जाएंगे तो उसके असरात होंगे। जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फहाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस बयान में तासुर दिया था कि रेप और जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात का ताल्लुक फहाशी और शहवानियत से है, जबकि असल में इस जुर्म का ताल्लुक मजलूम से नहीं, मजलूम के कपड़ों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुजरिम से है। और इसी बात की तस्दीक खुद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने बयान में की, जो एक मस्बत तब्दीली है, देर आए दुरुस्त आए। साथ ही इस इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारा मुआशरा ख़वातीन की सबसे ज़्यादा इज्जत करता है। Having traveled all over the world, पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में ख़वातीन से कहीं ज़्यादा एहतराम के साथ पेश आया जाता है और उन्हें ज़्यादा वक़ार दिया जाता है। इक्का दुक्का केसेस तो आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस वक्त भी पाकिस्तान की सूरत हाल देखेंगे, मेरा मतलब है कि मगरबी ममालिक के मुकाबले में अगर आप यहाँ रेप केसेस देखें तो निस्बतन एक मामूली तादाद है। हाँ, हमारे मसाइल हैं, कुछ सकाफती मसाइल हैं, हर मुल्क के होते हैं, लेकिन इसका हल सकाफती इर्तिका से आता है, तालीम से आता है। लेकिन जहाँ तक ख़वातीन के वक़ार का ताल्लुक़ है, मैं पूरी दुनिया घूमने के बाद ये कह सकता हूँ कि ये मुआशरा ख़वातीन को ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार देता है। Going all over the world, this society gives more respect and dignity to women. वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बयान काफ़ी अहम है, क्योंकि किसी भी मुआशरे में ख़वातीन को दी जाने वाली इज़्ज़त को जांचने का कोई वाज़ेह पैमाना तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता चंद पहलू हैं जिनकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी मुआशरे में ख़वातीन का क्या मकाम है। इस हवाले से हम दो अहम बैनुल-अक़वामी सर्वेस का जायज़ा लेते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप नामी रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें दुनिया के 156 ममालिक में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मसावी सिनफी हुकूक का जायज़ा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में पाकिस्तान को मसावी सिनफी हुकूक के हवाले से दुनिया के 4 बदतरीन ममालिक में शामिल किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन के दरमियान बुनियादी हुकूक के फ़र्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 0.7 पॉइंट का इजाफा ही हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन के दरमियान हुकूक का फ़र्क 55.6% हो गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 156 ममालिक में मर्द और ख़वातीन के दरमियान सेहत और तालीम के हुसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायज़ा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 156 ममालिक में से 153 है, यानी पाकिस्तान का नंबर सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान से ऊपर है, जबकि भारत 140वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मसावी सियासी हुकूक के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 98 है। ख़वातीन की मुआशी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 152 है। तालीम के हुसूल में 144वां नंबर और सेहत के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 156 ममालिक में से 153 है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के हुकूक में फ़र्क कम होने के बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वर्ल्ड पीस इंडेक्स की सालाना 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन के लिए बदतरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 168 ममालिक में से 164वें नंबर पर होता है, जहाँ ख़वातीन सियासी, समाजी, मुआशी और कानूनी हुकूक के एतबार से दुनिया के 163 ममालिक से पीछे हैं। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ ख़वातीन के लिए ना तो घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस कवानीन मौजूद हैं, और जो कवानीन मौजूद हैं उन पर बाकायदा अमल नहीं होता। जब भी कोई खातून रेप, कत्ल या तशद्दुद का शिकार होती है तो वाक़ई की मजम्मत करने की बजाय सबसे पहला सवाल ये किया जाता है
ये खातून का मुलजिम से क्या रिश्ता था, वो वहाँ क्यों और क्या करने गई थी, उसने क्या पहना था। सबसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि वो वहाँ अकेली क्यों गई थी। किसी भी जुर्म के सामने आने के बाद उस मुजरिम को पकड़ने से पहले बहस ख़वातीन के लिबास, किरदार और अमल पर शुरू हो जाती है। मशवरे शुरू हो जाते हैं कि ख़वातीन को बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए, अपने साथ किसी मर्द या लड़के को लेकर जाना चाहिए, मगरिब से पहले घर वापस आ जाना चाहिए, कपड़े वैसे नहीं ऐसे पहनने चाहिए। यही वजूहात है कि पाकिस्तान में ज़्यादती के वाक़यात ज़्यादा होते हैं मगर रिपोर्ट कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादती का शिकार होने वाली ख़वातीन इस सब से नहीं गुजरना चाहती, इन सब सवालात का सामना नहीं करना चाहती। तो फिर क्या पैमाना है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन की इज़्ज़त और मकाम मगरबी मुआशरे से ज़्यादा है। ज़रा सोचिए। हिदायत दीजिए। अल्लाह।